हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर चैनल। यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे 45 टॉपिक्स के बारे में जो कि बायोलॉजी का होगा। मतलब नीट 2024 में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना है। यार ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होगा और ये वीडियो आपको मेंटोरमी के चैनल पे आपको दिख रहा होगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप द एप्रन बॉय के रियल व्यूअर हो तो आप इस चैनल को भी उतना ही प्यार दोगे जितना हमें दिए हो द एप्रन बॉय पे। ये भी हमारा ही चैनल है मेंटोरमी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम सबसे पहले आपको ये बता दे रहे हैं कि आखिर बायोलॉजी में ऐसे कौन कौन से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो नीट में डिराइव होते हैं। ये जानना आपको बहुत जरूरी है ताकि आप जब एनसीईआरटी पढ़ो तो उस पॉइंट पे आप फोकस कर पाओ कि यार इस पॉइंट से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, और ये चीज आप लास्ट के समय में ही कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा पीडीएफ है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। मैंने हर एक चीज प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आपको बताने वाला हूं। तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, समझना, और कुछ नोट करने का मन करे तो नोट भी करना ताकि आपको कुछ हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो नीट में पूछे जाते हैं बायोलॉजी में। सबसे पहले यार सिंपल एमसीक्यू, वन वर्ड टाइप का सिंपल एमसीक्यू होता है जिसमें एग्जांपल पूछ सकता है, आपको नेम पूछ सकता है, कोई एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन उठा के आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं, आजकल केमिस्ट्री में भी पूछने लगे हैं। पिछले बार 19 क्वेश्चन आए थे मैच द फॉलोइंग टाइप के। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट देख के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ये करेक्ट इनकरेक्ट का लोचा आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि नीट के पेपर में करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट, ऐसा क्वेश्चन जनरली आते हैं जहां पे ऑप्शन में 4, 5, 3, 2, 1 ऐसे करके रहता है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब 5 स्टेटमेंट आपके पास रहेगा, 4 स्टेटमेंट आपके पास रहेगा, उसी चारों में से आपको चूज करना है कि इसमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। अभी आजकल आपसे असर्शन रीजन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछने लगा है क्योंकि एम्स का पेपर आप नीट के साथ कंबाइन हो गया। तो ये तो आप निश्चिंत रहो कि आपसे मतलब एटलीस्ट 15 से 20 स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ही आपका नीट में, जिसमें 4, 5, 6, 7 आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन भी जरूर रहेगा बायोलॉजी में। ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन 2 टाइप का होता है। एक तो डायग्राम का लेबलिंग आपको हटा देगा, फिर लेबलिंग में ए बी सी कर देगा आपका, तो वहां पे आपको बताना होगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप फिल करोगे। और दूसरा होता है कि डायग्राम आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया, अब डायग्राम के फीचर पे बेस्ट आपका 4-5 ऑप्शन सेट कर देगा। ठीक है, तो डायग्राम का वो हो गया लेबलिंग का। डायग्राम पे मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अभी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी के लाइन को मैनिपुलेट करने के बाद बनाते हैं। अब आप ये सोच रहे हो भैया आपने ये क्यों बताया। मैंने ये इसलिए बताया ताकि आप हर एक एनसीईआरटी के लाइन पे फोकस कर पाओ कि यार इस लाइन से स्टेटमेंट बनेगा या फिर इस लाइन से मैच द फॉलोइंग बनेगा या फिर इस लाइन को मैनिपुलेट करेगा। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी को कौन सा लाइन से किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ना तो इस प्रकार से ही पढ़ना। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से 45 टॉपिक्स हैं जो कि बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास पहला सीट है। ठीक है, पार्ट 1 मान के चलो ये पहला सीट है, और दूसरा सीट हमारे पास ये है जहां पे मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लिख रखे हैं जो कि नीट में पूछ सकता है। मतलब ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक और चीज मैं आपको एक बार और बता दूं कि ये टॉपिक बताने का मेरा मेन मोटिव ये है। ये टॉपिक से पहले मुझे ये भी मैंने आपको बताया, मेन मोटिव ये है कि मान के चलो कि नीट में इस बार किसी टॉपिक से मैच द फॉलोइंग बनाया। ठीक है, तो नेक्स्ट बार ऐसा भी हो सकता है कि सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा बट हो सकता है कि वो उसको असर्शन रीजन बना देगा। सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा बट हो सकता है कि वो एनसीईआरटी को लाइन को मैनिपुलेट कर देगा। तो आपको जाके फोकस करना एनसीईआरटी को उस लाइन पे और वहां पे इस प्रकार का क्वेश्चन डिराइव करने की कोशिश करना। बस यही बताना चाह रहा था। अब मैं आपको बता रहा हूं टॉपिक्स। देखो सबसे पहले अलगी से भैया आपका क्वेश्चन फिक्स है कि एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ठीक है, अलगी में आपको करना क्या, जितने भी अलगी के टाइप है वो सारे टाइप का आपको फीचर देखना है। और जैसे ये देखो ये 2 क्वेश्चन हमारे पास है अलगी का, आप सॉल्व करने की भी कोशिश करना। यहाँ पे अलगी का हो गया कि आपको फीचर देखना है, डायग्राम भी देखना है कि कौन सा अलगी कैसा है, ताकि वहां से आप ये पता कर पाओ कि ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अलगी से आ सकता है। मैंने आपको बोला ना कि अगर मान लो कि इस बार विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल अलगी पूछा, ठीक है, तो ये पूछा हमारा एमसीक्यू में,
वन वर्ड एमसीक्यू हो गया, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम इसी का डायग्राम आपको दे देगा। अब डायग्राम में बोलेगा कि पहचानिए इसमें से कौन कॉलोनियल अलगी है, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि वॉलबॉक्स का डायग्राम कैसा होता है, तो आप पहचान नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको ये फोकस करना है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में है, इस प्रकार का जो लाइन एनसीईआरटी में है, तो वो और किस तरीके से पूछ सकता है। समझ में आ रहा ना, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो ये हो गया तुम्हारा अलग ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे से कवर करके जाना है। जो टॉपिक आप नहीं पढ़े उसको वन शॉट से कर सकते हो। इनफ्लोरेसेंस में मतलब ये प्लांट में मॉर्फोलॉजी में जब जाओगे तो मॉर्फोलॉजी में 3 डिफरेंट टाइप का टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्लासेंटेशन हो गया, एक विनेशन हो गया, एक पोजीशन ऑफ ओवरी हो गया। इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए और इनफ्लोरेसेंस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि साइमोस और एसिमोस क्या होता है। ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, ये इसके बारे में डिटेल आपको सारा एग्जाम्पल पता होना चाहिए प्लासेंटेशन का, ठीक है, कि एक्साइल किसका है, बेसल किसका है, पैरेटल किसका है और फ्री सेंट्रल किसका है, ठीक है। अब डाइकोट्स और मोनोकोट्स तुमको 11th में भी दिखेगा और 12th में भी दिखेगा, ठीक है। तो आपको यह पता करना है कि डाइकोट और मोनोकोट का एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है। लेकिन यहां पे कुछ और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये तुम्हारा सेकेंडरी रूट सिस्टम का है कि जैसे प्लांट सिस्टम है ना, प्लांट टिश्यू चैप्टर में रूट के बारे में डिटेल दिया हुआ है, तो वहां से वो रूट के बारे में डिटेल आपको जान लेना है कि मोनोकॉट में कैसा रूट होता है, डाइकॉट में कैसा रूट होता है, क्लोज रूट क्या होता है, ओपन क्या होता है, कैम्बियम क्या होता है, पित्त क्या होता है, ये सारी चीजें आपको वहां से जान लेना है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू में जब आप जाओगे, मतलब एनिमल टिश्यू वाले सिस्टम में जाओगे ना, एनिमल टिश्यू में, तो एनिमल टिश्यू में बहुत सारा स्टार्टिंग में है ना, स्क्वामस टिश्यू क्या है, कॉलमनर क्या है, क्यूबोइडल क्या है, लेकिन साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वहां पे है, वो है कि डिफरेंट मसल टिश्यू के बारे में। तो आपको सारे मसल टिश्यू के बारे में डिटेल में जानना है कि कौन सा टिश्यू कहां पे होता है, क्या फंक्शन है, क्योंकि आपसे पूछेगा कि नेफ्रॉन में कौन सा टिश्यू होता है, हेल्दी लूप में कौन सा टिश्यू होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन सा टिश्यू होता है, ओसोफेगस किससे से लाइनिंग है। तो भैया ये चीज आपको पता होना चाहिए कि हर टिश्यू कहां पे पाया जाता है, उस पे बेस्ट क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना। जैसे मान लो कॉलमनर एपिथेलियम कहां कहां पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। हेल्नीज लूप में कौन सा एपिथेलियम होता है, वुमेन्स कैप्सूल में कौन सा एपिथेलियम होता है, ब्लड वेसल्स का लाइनिंग में कौन सा एपिथेलियम होता है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा ना। अब देखो कॉकरोच में अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता रहा हूं यार, ये वीडियो को आप स्पीड इंक्रीज करके देखना ताकि आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाए। ऐसे तो मैं बहुत इंफॉर्मेटिव बात आपको बता रहा हूं, बट फिर भी स्पीड इंक्रीज करके ही देखना। कॉकरोच में क्या है कि यार आपका मेजर फोकस रहेगा ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन अभी इस बार क्या हुआ कि फ्रॉग को भी ऐड किया गया, तो फ्रॉग में भी आपको रिप्रोडक्शन वाला फीचर पे ज्यादा फोकस करना है कि फ्रॉग का रिप्रोडक्शन कैसा है ना। बाकी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल समझ लेना, किसी टीचर से अच्छे से पढ़ लेना, वन शॉट। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा सेल बायोलॉजी चैप्टर में एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यार हमारे द एप्रन बॉय चैनल पे, है ना, द एप्रन बॉय के टेलीग्राम चैनल पे आपको इस प्रकार से पीडीएफ भी आपको मिल रहा होगा, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके आपको सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। इस प्रकार का इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपको पीडीएफ मिल रहा होगा। जैसे ये सेल बायोलॉजी का पार्ट 2 हो गया, है ना, उसी प्रकार से ये बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, उसी प्रकार से सेल डिवीजन का पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया इस चीज को भी आप सही से यूज करना, है ना। सेल बायोलॉजी का हो गया, तो ये हमारे पास सेल बायोलॉजी में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, सारे ऑर्गेनेल्स का आपको फंक्शन पता होना चाहिए, सारे ऑर्गेनेल्स का आपको फीचर पता होना चाहिए। और यार वो जैसे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आपने सुना है ना, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कौन कौन सा ऑर्गेनेल है, कैसे कनेक्टेड है। और अगर थोड़ा सा और डिटेल में हम बात करें तो सेल बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको डिटेल में समझना है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में, है ना। ऐसे क्रोमोसोम्स के बारे में भी आपको समझना है। देखो इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स है, बट बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा 2024 के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है। ये मैंने 3 क्वेश्चन लिखा है, आपसे रिक्वेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी पूरी कोशिश करना। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जैसे बायोमोलिक्यूल में जाओगे तो बायोमोलिक्यूल में एक टेबल है छोटा सा ड्रग्स का, वो ड्रग्स का टेबल भी आप देख लेना। और साथ ही में यार ये कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार ये स्ट्रक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना कि ये स्ट्रक्चर किसका है, क्योंकि ये इस प्रकार क्वेश्चन आपसे बायोमोलिक्यूल में पूछा गया है। समझ में आ रहा ना। ये इस प्रकार का काइटिन का भी पूछा गया है, काइटिन हेट्रोजेनस होता है कि होमोजेनस होता है। सेल साइकिल में बात करो तो बेसिकली सेल साइकिल में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि सब स्टेजेस पे, है ना, सब स्टेजेस पे बेस्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि ये प्रोफेज का प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 में सब स्टेजेस
कैसे है, उसका फीचर्स, क्रोमोसोम कैसा वहां पे दिखेगा, ऐसे आपको स्टार्टिंग वाला पोर्शन पे भी आपको फोकस करना है, ये वाला पोर्शन जहां पे पूरा माइटोसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम बात करें डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। देखो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन साथ में आपको ये भी देखना है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहां कहां होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बहुत बार पूछा गया है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहां कहां होता है। ये दो क्वेश्चन है, ये आप देख लेना कि ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। एक और मैं आपको बताऊंगा कि वाटर पोटेंशियल है ना, वाटर पोटेंशियल ऐसे तो हटा दिया गया चैप्टर से, बट फिर भी आप पढ़ लेना वाटर पोटेंशियल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पॉजिटिव और निगेटिव पोटेंशियल क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में जब आप जाओगे तो फोटोसिंथेसिस में एक अलग से चैप्टर हमारा फोटोसिंथेसिस का, बट अलगी वगैरह में कैसा फोटोसिंथेसिस होता है ये भी आपको पता करना है, अलगी में कैसा फोटोसिंथेसिस होता है, और साथ ही में साइनोबैक्टीरिया में कैसा फोटोसिंथेसिस होता है वो भी आपको पता करना है। अब देखो PS1 PS2 है ना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, तो ये चीज मैं बता दिया। PS1 PS2 के बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। और C3 C4 भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है C3 C4। हर साल एक क्वेश्चन तो भैया पक्का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेगा। C3 C4 कहां होता है, किस प्लांट में होता है, कैम प्लांट क्या होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। रूबिस्को के बारे में, हैच एंड सेलेक्ट पाथवे के बारे में पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन सिस्टम का बात करो प्लांट में तो वह रेस्पिरेटरी पाथवे तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट हटा दिया गया, मिनरल न्यूट्रिशन हटा दिया गया, मैं उसको एक्सक्लूड कर रहा हूं, बट टाइम मिले तो उसको पढ़ लेना। बट रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि कहां पे कितना ATP जा रहा है, कहां पे कितना NADPH2। देखो बेसिकली इस मतलब क्वेश्चन को थोड़ा टफ करने के लिए वो क्या करेंगे कि ATP के जगह पे NADPH पूछ देंगे, या फिर NADPH के जगह पे ATP पूछ देंगे कि ETS साइकिल में कितने ATP यूज हुए, ग्लाइकोलाइसिस में कितने यूज हुए, है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। FADH कहां पे यूज होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा ना, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, टीसीए साइकिल क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि टॉपिक आप लिखते जाना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा है। लास्ट में इस चैप्टर के लास्ट में आपको साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। बाकी हर ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। जिबरलिन क्या है, बेसिक एसिड क्या है, एथिलीन क्या है, साइटोकाइन क्या है, आपको डिटेल पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में जाओगे तो यार देखो ये तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर ब्रीथिंग कैसे होता है, लेकिन आपको मैं दूसरे टॉपिक से आपको दिखा रहा हूं कि आपको ये पोर्शन अच्छे से पता होना चाहिए कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पेक्टर रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। लंग्स कैसे फंक्शन, हाँ ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम से शायद बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्लड में जाओगे तो ब्लड का कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट कैसा है, किसका उसका क्या फीचर है, कैसा दिखने में लगता है, क्योंकि आपको प्रॉपर डायग्राम दिया हुआ है, सारे ब्लड कंपोनेंट का आपको प्रॉपर डायग्राम दिया हुआ है, तो आपको पूरा डायग्राम पता होना चाहिए। और किसका कितना साइज होता है, अगर आप ये पता कर पाओ तो साइज भी आप याद रखना, ठीक है, कि यूसिनोफिल कौन सा ज्यादा बड़ा है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरेंज दीज कंपोनेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट, वो तो एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गया ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है कि हाँ लास्ट में ना रेस्पिरेटरी सिस्टम के लास्ट में आपको मैकेनिज्म के बारे में बताया गया कि आखिर रेस्पिरेशन कैसे कंट्रोल होता है ना। वहां पे ब्रेन के सिस्टम के बारे में पता है और केमिकल कंट्रोल के बारे में दिया हुआ है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है। सर्कुलेटरी पाथवे पे आप जाओगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आपको ये सारी चीज पता होना चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम में जब आप जाओगे तो उसमें आपको पूरे कार्डियक साइकिल पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। कार्डियक साइकिल, ECG और QRS कॉम्प्लेक्स, मतलब वही ECG हो गया। और डिसऑर्डर्स के बारे में, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में ना आप सारे चैप्टर के डिसऑर्डर पे फोकस करना कि डिसऑर्डर क्या क्या दिया हुआ है। हर चैप्टर में डिसऑर्डर है। मसल्स में चले जाओगे तो लास्ट में डिसऑर्डर 4-5 है, उसी प्रकार से रेस्पिरेशन में 4-5 डिसऑर्डर है। तो हर चैप्टर का आपको डिसऑर्डर पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसी प्रकार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। दयापरन बॉय के टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, मेंटरमी के टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। ये बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इस प्रकार से डायबिटिक्स मेलिटस हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम का हो गया, है ना। हेनलीज लूप, मतलब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा अच्छे से तुम्हें ये एक्सक्रीटरी सिस्टम तो
तुम्हें पूरा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर तुम मसल्स चैप्टर में जाओगे तो मसल्स का मूवमेंट क्या क्या है, जॉइंट्स कौन सा है, टाइप ऑफ मसल क्या है, कार्टिलेज कहाँ पे होता है, ऑल द बोन्स, जितने भी बोन्स हैं हमारे पास वो सारे बोन के बारे में पता होना चाहिए, है ना, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं। नर्वस सिस्टम में जाओगे तो सेंसरी पार्ट तो हटा दिया गया है बट फिर भी आपको वो जान लेना जरूरी है। ब्रेन का डिफरेंट पार्ट का फंक्शन, है ना, बेसिकली तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में जाओगे तो जितने हार्मोन है हार्मोन के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली ये 2 चीज़ मैं बताऊंगा। मेंस्ट्रुएशन में जितने भी हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है वो आपको पता होना चाहिए, और पिट्यूटरी हार्मोन क्या क्या उसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किए हुए जितने हार्मोन है वो, और ये LH के बारे में पूरी डिटेल। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लास 12 में थोड़ा इंटर कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ये सब क्या चीज़ होता है। मैं थोड़ा स्पीड में करूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये डायग्राम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन ABCD करके, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। दूसरा मैं बात करूँ गैमेटोजेनेसिस का, फर्टिलाइजेशन का, ग्राफिन फॉलिकल क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल का पूरा स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा कि उसमें क्या क्या होता है। समझ रहे हो ना, ये चीज़ ग्राफिन फॉलिकल कब रिलीज होता है, LH सर्ज कब होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जैसे इस प्रकार का मैच द फॉलोइंग इसी चैप्टर से, है ना। लीडिंग सेल्स क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स क्या होता है, ये एक मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो गया जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। समझ में आ रहा है। पेडिग्री चार्ट तो भैया इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर बात करते हैं पॉपुलेशन और बर्थ कंट्रोल पे। इसमें भी जो मॉडर्न चीज़ें हैं, है ना, जो मॉडर्न है, कॉपर-टी क्या होता है, वैसेक्टोमी क्या होता है, टीबैक्टोमी क्या होता है, कॉन्डम्स क्या होता है, कौन कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, ये आजकल हमारे MBBS वाले गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। MTP क्या होता है, MTP तो भैया अच्छे समझ लेना क्या होता है। समझ में आ गया, तो ये तुम्हें डिटेल में पता होना चाहिए। यहाँ से बेसिकली तुम्हें मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज बनाया जाता है, मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन बनाया जाता है यहाँ पे, क्योंकि और नीट NT आपसे आता है कि इस चैप्टर के बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए, क्योंकि PSM एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है MBBS के लिए, जो कि 3 साल पढ़ा जाता है PSM। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए। हाँ चलो, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। चारगाप्स रूल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। ये जितने भी साइंटिस्ट ने जितने खोज करे वो साइंटिस्ट के बारे में हर एक चीज़ डिटेल आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है, चारगाप्स रूल क्या, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ना। ये चीज़, ये डायग्राम जो दिया हुआ ना वाटसन क्रिक मॉडल का, ये डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है भैया। समझ में आ गया ना। ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन चैप्टर में मैं बेसिकली बोलूँगा, इवोल्यूशन चैप्टर में ह्यूमनिड के बारे में आपको पूरे पता होना चाहिए कि निएंडरथल्स क्या होता है, बाकी होमोसेपियंस के बारे में क्या होता है, वो सारे चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साल्टेशन क्या होता है भैया, साल्टेशन आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होता है, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मतलब ये टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और जेनेटिक कोड, चारगाप्स रूल आपको पता होना चाहिए, बस इतना समझ जाओ, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है चारगाप्स रूल के बारे में। ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड मैकेनिज्म, ये तो मैंने बता ही दिया। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ये यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल से। और ये ह्यूमंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ह्यूमंस के बारे में आपको पता, कॉमन ह्यूमन डिजीज के बारे में आपको सारे डिजीज के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। समझ में रहा, क्योंकि ये इधर आके MBBS में पढ़ना है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सारे डिजीज के बारे में जो NCERT में डिजीज है, एटलीस्ट HHD में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, वो सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, वो सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से जनरली मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट और MCQ पूछा जाता है। इम्यूनिटी में जब आप जाओगे तो इम्यूनिटी में जितने भी हमारे पास एंटीजेंस है, सॉरी एंटीबॉडी जितने भी है, एंटीबॉडी पूरा पता होना चाहिए। और जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है ये वाई करके, ये स्ट्रक्चर पूरा अच्छे तरीके से तुम्हारा रटा होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। कि सी इंड कौन है, एन इंड कौन है। एड्स के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, सही बता रहे हो। एड्स डे कब होता है और कैंसर डे कब होता है, ये भी समझ लेना। और ये हो गया तुम्हारा, हाँ, चिकनगुनिया वायरस, इम्बोला वायरस, और एक फिश, गैम्बूसिया फिश करके है, ठीक है। NCERT में है इसका नाम, वो फिश के बारे में आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है। माइक्रोब्स में जाओगे तो सारे माइक्रोब्स के बारे में डिटेल समझ लेना कि कौन सा माइक्रोब्स का क्या फीचर है, साइक्लोस्पोरिन ये क्या होता है, स्टेटिस क्या होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या होता है, लाइपेज क्या होता है, ये डिटेल में तुम्हें पता होना चाहिए।
प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से तुम्हारा बहुत क्वेश्चन डिराइव होता है। तो भैया ये चैप्टर को अच्छे से समझ लेना। ये जो चार्ट है ना, ये ग्राफ भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से इसी दोनों पोर्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। लैक ओपेरियन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, ये चैप्टर, बैसिलस थुरिंजिनसिस क्या होता है, बीटी कॉटन क्या होता है ना, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल दिया हूं, आपको लिख के इस पे काम करना है। समझ में आया? ये सारे ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। ये नए नए टर्म्स जो है, टर्म्स आपको पता होना चाहिए। ऑरिजिन एंड इन्वायरमेंट में जाओगे, एलेंस रूल्स क्या होता है, बर्गम्स रूल्स क्या होता है, जॉर्डन्स रूल क्या होता है, हीस रूल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये डाटा आपको पता होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था शायद 2019 में, मेरे समय में ही पूछा था, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में जाओगे तो पिरामिड्स के बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। पिरामिड्स, कौन सा पिरामिड कैसा है, पिरामिड से आप क्या समझते हो, ये पिरामिड आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया ना? तो ये हो गया तुम्हारा। हाँ, प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा? बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे जितने भी बायोडाइवर्सिटी के टाइप हैं वो आपको पता होना चाहिए। कोएक्सटेंशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये चीज मैंने सारे टॉपिक्स लिख दिए। मेंडल्स लॉ ऑफ लिंकेज, सूटोने बोवेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लियोट्रोपी क्या होता है, पॉलीजेनिक इंटरेस्ट क्या होता है, कोडोमिनेंस, डोमिनेंस, प्लियोट्रोपी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आ गया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जाओगे, एचजीपी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका गोल्स क्या था, एचजीपी का गोल क्या है, ये गोल पूरा स्टेटमेंट एनसीईआरटी में, स्टेटमेंट बस क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आएगा, उसमें किसी एक क्वेश्चन को इनकरेक्ट कर देगा और वो पूछेगा, याद रखना, आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 45 नंबर, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये 45 टॉपिक जो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। साथ ही में ये टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, ये भी आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया इन टॉपिक्स पे बायोलॉजी में अच्छे से काम करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि PYQ से ही उठाया गया, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही जुड़े रहना। पिछला वेदांत ने आपको केमिस्ट्री बता दिया है, संकल्प ने आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, मैंने आपको बायोलॉजी बता दिया, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना।